हेलो एंड वेलकम टू PYQ AI सीरीज़। और आज हम दोबारा से कुछ ही इन्वायरमेंट के मेंस की PYQs को डिस्कस करेंगे और इसी सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे। देखिए, आज का जो पहला क्वेश्चन है दैट इज़ फ्रॉम 2022 का एग्ज़ाम, जहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया, डिस्कस इन डिटेल द फोटोकेमिकल स्मॉग एम्फसाइजिंग इट्स फॉर्मेशन, इफेक्ट्स एंड मिटिगेशन। अब आप देखें, यहाँ पर तीन चीज़ें पूछी गई हैं। फोटोकेमिकल स्मॉग की फॉर्मेशन कैसे होती है, उसके इफेक्ट्स क्या हैं, उसका मिटिगेशन कैसे कर सकते हैं, एंड एक्सप्लेन द 1999 गॉथनबर्ग प्रोटोकॉल। और ये 10 मार्कर है। अब देखिए, यहाँ पे यूपीएससी ने, अगर मैं इसको ब्रेक करूँ तो चार पार्ट्स पूछ लिए हैं, है ना, 4 पार्ट्स, और वो भी 10 मार्कर में, जिसका मतलब 10 मार्कर मतलब 2 साइड्स आपको मिलेंगी। तो आपको स्पेस मैनेजमेंट यहाँ पर सीखना है कि आप हर पार्ट को एडुकेट स्पेस दें, एडुकेट पॉइंट्स दें। ऐसा ना हो कि एक पोर्शन को बहुत ज़्यादा मिल गया है और एक को बहुत कम। यहाँ पे मैं फॉर्मेशन को अलग, इफेक्ट्स को अलग, मिटिगेशन को अलग और गोथन प्रोटोकॉल को थोड़ा सा अलग अलग करके बता रही हूँ। ठीक है, चलें अब यहाँ पे इंट्रोडक्शन देखें। मेरे फोटोकेमिकल स्मॉग का क्वेश्चन है। देखो, ये ना थोड़ा सा आई वुड से स्टैटिक का क्वेश्चन है, ये ज़्यादा डायनामिक सवाल नहीं है। प्रीलिम्स में भी हम इसके बारे में पढ़ते हैं। गॉथनबर्ग प्रोटोकॉल थोड़ा आपको लग सकता है, वैसे ही पूरा स्टैटिक का क्वेश्चन है। देखो, इंट्रोडक्शन में मैंने क्या लिखा है कि फोटोकेमिकल स्मॉग एक टाइप का एयर पोल्यूशन है, सिंपल सी बात है। और ये कैसे फॉर्म होता है? व्हेन सनलाइट रिएक्ट्स विद नाइट्रोजन ऑक्साइड, है ना, NOx, एंड वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, VOC, जब इन दोनों के साथ रिएक्ट करती है सनलाइट एटमॉस्फेयर में, तो ये फोटोकेमिकल स्मॉग बनता है। और इसे लॉस एंजलिस स्मॉग भी बोलते हैं। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे लंदन स्मॉग किसे बोलते हैं? लंदन स्मॉग। ठीक है, उसके बाद सबसे पहला पोर्शन हम इसे एड्रेस करेंगे, दैट इज फॉर्मेशन कैसे होती है फोटोकेमिकल स्मॉग की। देखिए, यहाँ पे मैंने थोड़ी स्मार्टनेस की है, मुझे पता है अब मेरे पास स्पेस कम है, तो मैंने क्या किया है, पॉइंटर्स में इसको डिवाइड कर दिया है। देखिए, सबसे पहले प्राइमरी एमिशंस होती हैं, जैसे कि ऑटोमोबाइल और इंडस्ट्री जो है वो रिलीज करते हैं आपके नाइट्रोजन ऑक्साइड, ठीक है, वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ये सब। सेकेंड, सनलाइट जो है फिर इनके साथ रिएक्शन करता है। सनलाइट क्या करता है, देखो, जब आपका नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और सनलाइट जो है रिएक्ट करते हैं तो ये बनता है NO+O। फिर उसके बाद जब ऑक्सीजन भी आता है तो वो ओजोन बन जाता है, O3। ठीक है, ये हो गया। फिर आते हैं आपके सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स। सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स में क्या होता है, एक और रिएक्शन होता है वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के साथ, जिसकी वजह से पेरोक्साइड एसिल नाइट्रेट एंड एल्डिहाइड, यानी कि पैन एंड एल्डिहाइड जो है वो प्रोड्यूस होता है। और लास्ट में हमारे लिए कौन सी क्लाइमेटिक कंडीशन ज़रूरी है फोटोकेमिकल स्मॉग की फॉर्मेशन के लिए? वो है हाई टेम्परेचर, है ना, स्टैग्नेंट एयर मतलब रुकी हुई हवा, एंड थर्मल इन्वेजन। और ये सारी की सारी कंडीशंस आपको दिल्ली में भी देखने को मिलती है और कहीं ना कहीं लॉस एंजलिस में भी, इसीलिए इसका नाम लॉस एंजलिस स्मॉग भी है। ठीक है, आगे बात करें कि इस फोटोकेमिकल स्मॉग का इफेक्ट क्या होता है। देखिए, इफेक्ट की बात करें तो सबसे पहला इफेक्ट तो ऑब्वियसली हमें देखने को मिल ही रहा है, दिल्ली में ह्यूमन हेल्थ के ऊपर होता है। अब अगेन देखो, थोड़ी स्मार्टनेस करनी है। यही अगर क्वेश्चन 15 मार्क का होता तो मैं क्या करती, ये सारे इंडिविजुअल पॉइंट्स को अलग अलग एक्सप्लेन करती, लेकिन ये 10 मार्कर है, मुझे पता है मेरे पास सिर्फ एक पेज और बचा है, तो मैंने क्या किया है, एक सब हेडर्स बना के उसमें मल्टीपल पॉइंट्स जो हैं उसको इनकलकेट करने की कोशिश की है। ह्यूमन हेल्थ एक पॉइंट बना दिया। ह्यूमन हेल्थ पे क्या क्या इफेक्ट होता है फोटोकेमिकल स्मॉग का? आपको सबसे पहले रेस्पिरेटरी इशू, है ना, लोगों को आपने देखा होगा मास्क वगैरह पहनने शुरू कर देते हैं। हाइपरटेंशन, न्यूरोलॉजिकल इफेक्ट्स, प्रीमैच्योर डेथ वगैरह होने लग जाती हैं। फिर मैंने बात की इन्वायरमेंट पे क्या इफेक्ट होता है। यूट्रोफिकेशन इन वाटर बॉडीज, आपको पता है न्यूट्रिएंट कंटेंट जो है वाटर में ज़्यादा हो जाता है। लीफ ब्रॉन्जिंग होती है। फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है वो स्लो भी हो जाता है, रिड्यूस भी हो जाता है। और साथ ही साथ एग्रीकल्चर पे भी इसका इम्पैक्ट पड़ता है, क्योंकि एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी जो है, जो आपकी यील्ड होती है, वो थोड़ी कम होनी शुरू हो जाती है, स्पेसिफिकली जो सेंसिटिव क्रॉप्स होते हैं उनकी। कंटिन्यू करते हैं आगे, जो मैंने इफेक्ट्स लिखे हैं। फिर मैंने लिखा इंफ्रास्ट्रक्चर पे देखो क्या इंपैक्ट होता है। इंफ्रास्ट्रक्चर पे आपने ताजमहल, चार मीनार का देखा होगा, ताजमहल येलोइश पड़ने लग गया है, उसमें कारण एसिड रेन का भी है, आपने पढ़ा होगा। तो मटीरियल डिग्रेडेशन कैसे होगा? कोरोजन, है ना, देखा आपने मेटल, उसके ऊपर लाल लाल कोरोजन होने लग जाती है। ठीक है, मटेरियल डिग्रेडेशन होता है। रिड्यूस्ड सोलर पावर जनरेशन एफिशिएंसी भी
कम हो जाती है। और लास्ट में मैंने लिखा है कि क्लाइमेट के ऊपर इसका क्या इम्पैक्ट है, हिमालयन ग्लेशियर्स की मेल्टिंग एम्पलीफाई हो जाएगी, साथ साथ सेंसिटिव ट्री स्पीशीज में डिक्लाइन होगा। तो आपने देखा मैंने यहाँ पर 4 सब हेडिंग्स बनाई और उसके अंदर मल्टीपल पॉइंट्स इंक्लूड करने की कोशिश की। अगर मैं 15 मार्कर होता तो मैं ये इंफ्रास्ट्रक्चर लिख के यहाँ पे स्टार मार्क करके मल्टीपल पॉइंट्स एग्जाम्पल के साथ देती, लेकिन इस क्वेश्चन में इतनी जगह नहीं है। तो इसीलिए आंसर राइटिंग बहुत ज़रूरी है, आपको समझ में आता है कि किस क्वेश्चन में कितना बताना है। देखो अभी भी हमारे पास मिटिगेशन मेजर और गोथनबर्ग प्रोटोकॉल भी पड़ा हुआ है बताना। देखो मिटिगेशन मेजर्स में भी मैंने ऐसे ही किया है। मैंने सबसे पहले बताया, मैंने आपको बताया सबसे पहले तो पॉलिसी मेजर्स पर, आप लॉज पर काम करेंगे। आप क्या कर सकते हैं, BS 6 नॉर्म्स, भारत स्टेज 6 नॉर्म्स जो हैं आप उसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं। देन देयर इज नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम, ठीक है, NCAP, ताकि पर्टिकुलेट मैटर कौन सा PM10 एंड PM 2.5, ठीक है, इनको आप रिड्यूस करें। ऑड इवन लगाया गया दिल्ली के अंदर, इंडस्ट्रियल जोनिंग की गई। ऐसा नहीं है कि आप कहीं पे भी इंडस्ट्रीज लगा रहे हैं उसकी वजह से प्रॉब्लम होती है। आपने देखा होगा दिल्ली में तो और भी चीज़ें की गई थी कि कंस्ट्रक्शन रोक दी गई थी कि थोड़े दिन के लिए कंस्ट्रक्शन बंद कर दो। अब वो क्या है, वो थोड़ा टेम्पररी मेजर है। अब कंस्ट्रक्शन पूरा टाइम तो बंद नहीं रख सकते, तो ये कुछ पॉलिसी मेजर्स हैं, ठीक है। आप चाहो तो यहाँ पर ग्रैप भी बता सकते हो, ठीक है, ये सब। उसके बाद आ गया टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी से आप कैसे इसे मिटिगेट कर सकते हो। हमारे दिमाग में जो आ रहा है मैंने सब कुछ लिख दिया भाई। E-व्हीकल्स ले आओ, है ना, ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर ले आओ। आपने ग्रीन बिल्डिंग्स सुना होगा, ठीक है, ग्रीन बिल्डिंग्स सुना होगा आपने। उसके बाद आप जब कभी गुड़गांव वाली तरफ जाते हैं तो आपने देखा होगा कि फ्लाईओवर्स के जो पिलर्स होते हैं उसके ऊपर पूरी ग्रीनरी की हुई है। तो आप कुछ ऐसा कर सकते हो। आप CNG को प्रमोट कर सकते हो। हमारा एथेनॉल ब्लेंडिंग तो चल ही रही है पेट्रोल में। UPSC में पहले बायोफ्यूल पॉलिसी पे भी क्वेश्चन आ चुका है। स्मोक टावर्स, चंडीगढ़ में भी आपने देखा होगा स्मोक टावर है। एंड देन आर्टिफिशियल रेन। अब ये तो देखो आर्टिफिशियल रेन तो न्यूज़ में भी था, दिल्ली में कराने की कोशिश की थी, ऑल्दो वो फेल हो गई कोशिश, बट देन ऑल्सो। तीसरा क्या है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट। अब देख रहे हैं मैंने एक पॉइंट के अंदर मल्टीपल पॉइंट्स इंक्लूड करने की कोशिश की है। यहाँ पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट कैसे, जैसे दिल्ली में मेट्रो है ना, कार पूलिंग हो गया, आप वो कर सकते हो। फिर कंजेशन प्राइसिंग, लंदन के अंदर लगता है एक्स्ट्रा पैसा आपको देना पड़ता है जब ट्रैफिक कंजेशन बढ़ जाता है। और कोपेनहेगन के अंदर कुछ कार फ्री जोन्स बने हुए हैं, आप ऐसा भी कुछ कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद हम अपने क्वेश्चन के सेकंड पार्ट को एड्रेस करेंगे, दैट इज 1999 गॉथनबर्ग प्रोटोकॉल। देखें अब यहाँ पे भी आपको ये देखना पड़ेगा कि अगर मेरे पास स्पेस कम है तो मैं क्या जगह वेस्ट करूँगी ये बता के कि कौन से साल में ये आया था, कौन से में ये अमेंड हुआ था, या फिर मेरे लिए प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए कि इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। इतना आपको समझ आना चाहिए कि अगर मैंने यहाँ पे लिख दिया 1999 तो ईयर वाला काम हो गया है। मैं अपनी 2 लाइनें क्यों वेस्ट करूँ ये ईयर और अमेंडमेंट बता के, मैं ऑब्जेक्टिव्स बताती हूँ ना, मेंस का पेपर है ये, ठीक है। देखो इसीलिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, फर्स्ट इंटरनेशनल ट्रीटी टू सेट लीगली बाइंडिंग नेशनल एमिशन सीलिंग्स फॉर मल्टीपल पॉल्यूटेंट्स। ये लीगली बाइंडिंग है सबसे पहली बात। दूसरी बात, यहाँ पर हर जो भी इंपॉर्टेंट आपके ग्रीन हाउस गैसेज हैं उनके लिए एक एमिशन सीलिंग जो है कि आप इतना ही इसको एमिट कर सकते हो वो लगा दिया गया। मेंबर कंट्रीज क्या करती हैं, जो भी इस गॉथनबर्ग प्रोटोकॉल की मेंबर कंट्रीज होती हैं वो एनुअल एमिशन इन्वेंट्री जो है वो अनाउंस करती हैं। अब देखो इसका एम क्या है, टू कट सल्फर डाइऑक्साइड SO2 बाय 63%। साथ ही मैंने कारण भी लिख दिया कि SO2 क्या करता है, एसिड रेन करवाता है। फिर मैंने लिखा नाइट्रस ऑक्साइड, ठीक है, बाय 41%, ये क्या करता है, यूट्रोफिकेशन करता है। देन वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बाय 40%, ये क्या करता है, ग्राउंड लेवल O3, ऊपर हमने पढ़ा ना कैसे बनता है। एंड NH3 बाय 17% जो कि पर्टिकुलेट मैटर में इन्वॉल्व है। इट इंट्रोड्यूस्ड मल्टी इफेक्ट एंड मल्टी पॉल्यूटेंट अप्रोच, है ना, मल्टी पॉल्यूटेंट अप्रोच तो दिख ही रही है। मल्टीपल पॉल्यूटेंट्स को कट करने की, उनके एमिशंस पे सीलिंग लगाने की बात इसके अंदर की गई थी। ये हमने क्वेश्चन एड्रेस करा। कंक्लूजन की बात करें, देयरफॉर देयर इज नीड फॉर रीजनल कोऑपरेशन, साइंस बेस्ड एमिशन टारगेट्स एंड इंटीग्रेटेड पॉलिसी फ्रेमवर्क। मतलब अगर आपको फोटोकेमिकल स्मॉग वाली प्रॉब्लम से डील करना है तो आपको रीजनल कोऑपरेशन भी चाहिए, साइंस बेस्ड एमिशन टारगेट्स भी आपको करने पड़ेंगे और इंटीग्रेटेड पॉलिसी फ्रेमवर्क भी आपको करना पड़ेगा, ठीक है। मूविंग ऑन, आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
2022 का एक और सवाल जहां पे ग्लोबल वार्मिंग पे क्वेश्चन पूछा गया। दिस इज ऑल्सो इजी क्वेश्चन, स्टैटिक का ही क्वेश्चन है, ज़्यादा डायनामिक नहीं है ये भी। ठीक है, देखो, डिस्कस ग्लोबल वार्मिंग एंड मेंशंस इट्स इफेक्ट्स ऑन ग्लोबल क्लाइमेट। देखो ये तो बड़ा बेसिक सा सवाल है, ये कोई ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, इतना तो आप प्रीलिम्स में ही पढ़ लेते हो। फिर बोला गया है एक्सप्लेन द कंट्रोल मेजर्स टू ब्रिंग डाउन द लेवल ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज विच कॉज ग्लोबल वार्मिंग इन द लाइट ऑफ क्योटो प्रोटोकॉल। ठीक है, आपने क्योटो प्रोटोकॉल आपने पढ़ा होगा, क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म, जॉइंट इम्प्लीमेंटेशन, और ये सब आपने पढ़े होंगे प्रीलिम्स के लिए। ठीक है, तो बेसिक सा सवाल है। सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखो, ग्लोबल वार्मिंग से लिखी है कि ग्लोबल वार्मिंग होता क्या है। ग्लोबल वार्मिंग होता है जब अर्थ का एवरेज टेम्परेचर जो है ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से बढ़ना शुरू हो जाता है। और ग्रीन हाउस गैसेस कौन सी, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, मीथेन हो गया, ठीक है, CFCs हो गए, ये सब कुछ। अब IPCC की रिपोर्ट है, IPCC का क्वेश्चन मैंने लास्ट सेशन में करवाया था, आप जरूर उसे देख लेना। ठीक है, IPCC की असेसमेंट रिपोर्ट 6 जो है उसने बोला है कि अर्थ का जो सरफेस का टेम्परेचर है वो ऑलरेडी 1.1 डिग्री सेल्सियस अबव द प्री इंडस्ट्रियल लेवल पहले ही पहुंच चुका है ऑलरेडी। इसका मतलब ग्लोबल वार्मिंग ऑलरेडी चल रही है, प्रोसेस में है। अब हम इसकी बात करते हैं क्वेश्चन के पहले पार्ट की कि व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑन द ग्लोबल क्लाइमेट। जस्ट अ सेकेंड। इफेक्ट्स ऑन द ग्लोबल क्लाइमेट, कि भाई इसका इफेक्ट क्या है ग्लोबल क्लाइमेट के ऊपर। देखो, सबसे पहले क्या है, ऑब्वियसली टेम्परेचर बढ़ेगा अर्थ का। 2016 और 2020 जो है वो हॉटेस्ट ईयर्स थे वर्ल्ड मेटीरियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग। ठीक है, मेल्टिंग आइस एंड सी लेवल राइज, ऑब्वियसली ग्लोबल वार्मिंग होगी। सबसे पहले ग्लेशियर्स मेल्ट होंगे और उससे क्या होगा, समुद्र का राइज बढ़ेगा। सी लेवल राइज पे भी मैंने आपको एक PYQ करवाया है, वो आप हमारी सीरीज में देख सकते हैं। इसके अंदर मैंने एग्जांपल दिया कि आर्कटिक सी आइस श्रिंक हो रही है बाय 13% पर डेकेड एंड ग्लोबल सी लेवल राइज ऑफ 3.7 मिलीमीटर पर ईयर। एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स भी आपको देखने को मिल सकते हैं। अभी भी आप 2026 की भी अगर बात करें, जो अभी वाला टाइम चल रहा है, आप उसमें देख सकते हैं कितनी ज़्यादा हीट वेव देखने को मिल रही है। यूरोप में हीट वेव्स, पाकिस्तान में फ्लड्स, है ना, चाइना में आपने फ्लड्स के बारे में सुना होगा। फोर्थ इफेक्ट क्या है, ओशन एसिडिफिकेशन, 30% इंक्रीज है एसिडिटी में, और एसिडिटी बढ़ेगी, वैसे भी ग्लोबल सी लेवल का राइज होगा तो क्या होगा, कोरल रीफ्स की ब्लीचिंग होगी। आपको पता है कोरल रीफ्स को क्या चाहिए होता है, क्लीन, क्लियर, सलाइन, शैलो वाटर चाहिए होता है। तो अगर सी लेवल का राइज होता है, एसिडिटी बढ़ती है, सलाइनिटी बढ़ती है, तो कोरल रीफ्स की ब्लीचिंग देखने को हमें मिलती है। ठीक है, उसके बाद फिफ्थ देखिए, बायोडाइवर्सिटी पे इम्पैक्ट पड़ेगा ही पड़ेगा। मास एक्सटिंक्शन वैसे भी चल रही है एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़ की वजह से, और साथ साथ वेक्टर बॉर्न डिजीजेस भी एक्सपैंड हो सकती हैं। उसके बाद लास्ट मैंने बोला है देयर इज अ डिस्टर्बेंस ऑन दी मॉनसून पैटर्न। हमें पता है मॉनसून पैटर्न और ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाएगा, जिसकी वजह से एग्रीकल्चर के ऊपर असर पड़ सकता है। अब हम बात करते हैं कि क्योटो प्रोटोकॉल की लाइट में इन सबको रोकने का कंट्रोल मेजर क्या है। देखो, क्योटो प्रोटोकॉल 1997 में आया था। ये 2005 से पहला बाइंडिंग इंटरनेशनल ट्रीटी है जिसका काम है स्पेसिफिकली ग्रीन हाउस गैसेस को रिड्यूस करना। और इसका प्रिंसिपल बेसिस क्या है, कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी, दैट इज CBDR। सबसे पहला इसमें क्या है, क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म। देखिए, क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म को देखें, क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म के अंदर डेवलप्ड कंट्रीज को अलाउ किया गया। अच्छा, ये जो क्योटो प्रोटोकॉल है ना, इसमें एनेक्जर एंड नॉन एनेक्जर कंट्रीज बटी हुई हैं। तो जो आपकी डेवलप्ड कंट्रीज हैं वो एनेक्जर 1 में आती हैं। तो क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म के अंदर ना डेवलप्ड कंट्रीज जो कि एनेक्जर 1 में है, उनको अलाउ कर दिया गया कि आप ऐसे प्रोजेक्ट्स के अंदर इन्वेस्ट करें जो ऊपर हमने गैसेस पढ़ी हैं, ग्रीन हाउस गैसेस, उनकी रिडक्शन में काम करे। ठीक है, ऐसे प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करें जो कि एमिशंस को रिड्यूस करें। लेकिन कहाँ पे लगेंगे ये प्रोजेक्ट्स, डेवलपिंग कंट्रीज में लगेंगे। ध्यान से समझें, डेवलप्ड कंट्रीज जो कि एनेक्जर 1 में है, वो ऐसे प्रोजेक्ट्स के अंदर इन्वेस्ट करेंगे जो कि एमिशंस को रिड्यूस करेंगे, और ये प्रोजेक्ट्स कहाँ लगेंगे, डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर। और क्या अर्न कर सकते हैं वो, एक सर्टिफाइड एमिशन रिडक्शन सर्टिफिकेट भी मिलता है। एग्जाम्पल, इंडिया ने प्रेजेंटली, हमें पता है इंडिया जो क्या है, डेवलपिंग hosted over 1700 प्लस CDM प्रोजेक्ट्स, 1700 प्लस CDM प्रोजेक्ट्स इंडिया ने होस्ट किए हैं। सेकंड, इसके अंदर क्या है, जॉइंट इंप्लीमेंटेशन। जॉइंट इंप्लीमेंटेशन बिल्कुल क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म CDM जैसा ही है, बस ये क्या है, वहां पे क्या था, ध्यान देना आपको, वहां पे क्या था, एक डेवलप्ड थी,
ठीक है, और एक डेवलपिंग थी जहां पे ये प्रोजेक्ट लगेगा। यहाँ पे बिल्कुल सेम है, लेकिन यहाँ पे दोनों ही डेवलप्ड कंट्रीज हैं, दोनों ही डेवलप्ड कंट्रीज हैं। अ कंट्री विद एमिशन रिडक्शन कमिटमेंट, अगर एक कोई डेवलप्ड कंट्री है, उसकी कोई एमिशन रिडक्शन की कमिटमेंट है, वो एक फाइनेंस कर सकता है एक प्रोजेक्ट को दूसरी डेवलप्ड कंट्री, एनेक्सर 1 वाली कंट्री के अंदर, ठीक है, और अपने रिडक्शन को काउंट कर सकता है अपने टारगेट्स पूरे करने के लिए। और लास्ट है इंटरनेशनल एमिशन ट्रेडिंग। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, जो भी ऊपर वाले आपने प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करके कोई भी अगर ट्रेड एमिशन क्रेडिट्स आपने कमाए हैं, ध्यान से समझिएगा, ट्रेड एमिशन क्रेडिट्स अगर आपने कमाए हैं, आप उसको ट्रेड भी कर सकते हैं विद ईच अदर, ताकि आप अपने रिडक्शन टारगेट्स मीट कर सके। बेसिकली क्या करता है, डेवलप्ड कंट्रीज को अलाउ करता है अपने एमिशन क्रेडिट्स को ट्रेड करने के लिए। इसके लिए कार्बन मार्केट भी क्रिएट की गई है, जहाँ पे कार्बन क्रेडिट्स को आप ट्रेड कर सकते हैं। इसका एग्जांपल ये है EU यानी कि यूरोपियन यूनियन एमिशन ट्रेडिंग सिस्टम, ये वर्ल्ड का आई थिंक लार्जेस्ट है, ठीक है। अब लेकिन क्या क्वेश्चन कंप्लीट हो गया? नहीं, 15 मार्कर क्वेश्चन है। अगर 10 मार्कर होता तो यहीं पर समाप्त हो जाता, लेकिन 15 मार्कर है, इसीलिए आगे हमें यह भी बताना है कि इंडिया ने क्योटो प्रोटोकॉल से प्रोत्साहन लेकर उससे इंस्पायर होकर कौन से कंट्रोल मेजर्स लिए हैं। बेसिकली हमें इंडिया के कुछ मैकेनिज्म्स बताने हैं। इंडिया ने सबसे पहले क्या किया, नेशनल सोलर मिशन 2010 में उन्होंने बोला क्या हो रहा है, ये रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स पे ध्यान, समझ में आ रहा होगा आपको, रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स पे ध्यान देने की कोशिश हो रही है। नेशनल सोलर मिशन के अंदर बोला गया कि हम 100 गीगावाट सोलर कैपेसिटी बिल्ड करेंगे, ठीक है, 2030, ये अभी प्रेजेंटली एक्सटेंड कर दिया गया है 2030 तक। साथ ही साथ इंडिया ने इंटरनेशनल सोलर अलायंस को भी लीड किया है। दूसरा हमने क्या किया, पैक्ट परफॉर्म अचीव एंड ट्रेड स्कीम, जिससे हमने इंडस्ट्रीज को इंसेंटिवाइज किया है, फायदा करवाने की कोशिश की है कि जो इंडस्ट्री एनर्जी इंटेंसिटी को रिड्यूस करने की कोशिश करेगी उसे कुछ ना कुछ मॉनिटरी इंसेंटिव या कुछ भी मिलेगा। साथ ही साथ हमने कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम भी लॉन्च की है, ताकि हम क्लीन टेक्नोलॉजी को प्रमोट कर सके। ग्रीन इंडिया मिशन भी हमने बनाया, जिसके अंदर हमने कोशिश की कि हम कार्बन सिंक, है ना, कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन आपने पढ़ा होगा, कार्बन सिंक को इन्हांस करने की कोशिश करेंगे बाय 2.5 to 3 बिलियन टन्स इक्विवेलेंट बाय 2030। और स्वच्छ भारत मिशन जो है वो डायरेक्टली तो नहीं बट इनडायरेक्टली मिथेन को रिड्यूस करेगा, विच इज अ ग्रीनहाउस गैस बाय सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड में से किसकी पोटेंसी ज़्यादा है, ठीक है, किसकी पोटेंसी ज़्यादा है और किसकी लाइफ जो है वो ज़्यादा है, ये आप मुझे कमेंट करके बताएंगे, पता चलेगा बेसिक्स कितने क्लियर हैं। और यहाँ पे कंक्लूजन में क्या लिखा है कि क्योटो प्रोटोकॉल ने सिर्फ शुरुआत की थी, पहले कलेक्टिव स्टेप्स के बारे में बात की, लेकिन क्योटो प्रोटोकॉल के बाद पेरिस एग्रीमेंट आया, जिस पे यूपीएससी प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछ चुके हैं 2015, एंड ग्लासगो समिट हुई 2021 की। ग्लासगो भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, जिसने बताया कि देयर इज अ नीड फॉर फास्टर एंड डीपर एमिशन कट्स, जिसने बार बार ये बोला कि एमिशंस कट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है टू स्टॉप द ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, ये थे आज के आपके 2 सवाल। रोज़ PYQs प्रैक्टिस कीजिए, आपको समझ में आएगा कि कैसे आपके सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर होते जा रहे हैं, आपको खुद ही नहीं पता चलेगा। अब देखिए, जैसे जैसे हमारे सेशंस आगे बढ़ते जा रहे हैं, आपको थोड़ा रेपिटेटिवनेस भी फील हो रही होगी। जैसे पैट स्कीम जो है वो कहीं ना कहीं पहले भी आई थी, IPCC का क्वेश्चन पहले आ चुका है, ग्लोबल सी लेवल राइज का क्वेश्चन पहले आ चुका है, तो सारे सब्जेक्ट्स कहीं ना कहीं आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं। बस देर इतनी होती है कि सिलेबस ख़त्म करके आप PYQs कब लिखना शुरू करते हैं। सो कीप लर्निंग, थैंक यू सो मच, विल मीट इन द नेक्स्ट सेशन।